निकाय चुनाव की जंग के लिए बाबा महाकाल के दर पर पहुंच आशीर्वाद के साथ आगाज चुनाव प्रचार का। रोड शो पर निकले सीएम शिवराज ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन की शाम प्रचार की कमान संभाल ली। बागियों को मनाने का दौर चला, हिदायत दी गई तो साथ ही चेताया भी, लेकिन अब कहीं न कहीं अपनों से मुकाबला होगा तो अब कहीं समझाइश का असर भी दिखेगा। लेकिन नगर सरकार के चुनाव में जनता को विकास की सौगात देने का वादा फिर से सीएम शिवराज ने दोहराया। चुनाव की विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए दिन और रात परिश्रम कर रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि विकास के कामों की गति निरंतर जारी रहे, पैसा ठीक से लगे और सभी नगर पालिका नगर पंचायतों के हमारे जो सभी पार्षदगण हैं उनको मिले। और मुझे पूरा विश्वास है महाकाल महाराज के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से हम लोग शानदार सफलता और भारी विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए कि हमारे नगरों के विकास की गति में कोई अंतर न आए। एक और भाजपा डबल इंजन की सरकार के दम पर नगर सरकार में वापसी का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बागियों को चेता भी रही है, जो नहीं माने उन पर कार्रवाई होगी। भाजपा में करीब 2500 तो कांग्रेस में 1500 से ज्यादा बागी हैं। हालांकि बागियों को लेकर कांग्रेस के तेवर भी सख्त हैं। नाम वापसी न लेने वालों को 6 साल के लिए पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, व्यवस्था में हम समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग इस दिशा में समन्वय के साथ प्रयास हैं। और मुझे लगता है कि मैं लगातार यात्रा पर चला आ रहा हूँ। रात को 1:30 बजे भी सागर के अंदर बैठक ले रहा था मैं, तो हम तो लगातार इस काम को करते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है उस पद्धति और उस प्रयासों से वो सब संभव होता है और कहीं एक आध जगह नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, संविधान अपने अनुरूप काम करता है। देखिए, जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हम लोगों ने घोषित करे हैं, तो हमने सारे जिला अध्यक्षों से बोला है कि अधिकृत सूची जारी होने के बाद अगर कोई हमारा कांग्रेस के साथी जिसने उस वार्ड से टिकट चाहा था, यदि उसको नहीं मिल पाया तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपील करी थी सभी कार्यकर्ताओं से प्रदेश के कि अपने अगर टिकट नहीं हो पाया तो वो अपना नाम वापस लेकर जो अधिकृत सूची में हमारे उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनका काम करें। अगर कोई चुनाव ही लड़ेगा तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। दोनों दल अब चुनाव जीतने के साथ बागियों से निपटने को तैयार हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बागी नेता दोनों ही दलों के चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखना होगा कि संगठन का डैमेज कंट्रोल कितना काम आएगा और भाजपा कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ खुद को साबित कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बगावत भारी प्रचार जारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। नमस्कार। क्या बागी बिगाड़ पाएंगे सियासी दलों का खेल? क्या सियासी दलों की कार्यवाही दिखाएगी असर? क्या डबल इंजन की सरकार करा पाएगी नगर सरकार में वापसी? क्या निकाय की डगर पर सरपट दौड़ पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। दोपहर के 3 बजे तक, यानी कि आज बुधवार दोपहर के 3 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया की जा सकती थी, लेकिन तमाम प्रयासों के दोनों दलों ने भरसक प्रयास किए। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अपना नामांकन जमा कर दिया है उन्होंने और वापस नहीं लिया है। अब इस प्रकार के जो अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध जो लोग पार्टी के ही कार्यकर्ता होकर चुनाव मैदान में हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो करीब 2500 और कांग्रेस की बात करें तो करीब 1500।
जिस प्रकार से वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि उनसे बात की जा रही है, एक अब मौखिक सहमति और सैद्धांतिक सहमति ही विकल्प है, क्योंकि जो एक कार्य पद्धति के अनुसार नामांकन वापसी की जा सकती थी, अब वह तो संभव नहीं है। लेकिन दोनों दलों के माथों पर चिंता की लकीरें होना जायज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन और संगठन और रीति नीति सिद्धांतों की बात करती है, इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्यकर्ताओं का बागी होना कहीं ना कहीं संगठन के लिए चिंता का विषय है, संगठन पर सवाल भी खड़े करता है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर नहीं माने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कांग्रेस का जो बाहर का रास्ता है वो एकदम 4 लेन की तरह है, तत्काल दिखा देते हैं, और जिनको नहीं भी दिखाते हैं वो देख लेते हैं। तो बाहर का रास्ता बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है कांग्रेस में। अंदर के रास्तों पर कांग्रेस को काम करने की ज़रूरत है। उनमें बहुत खड्डे हैं, उनमें बहुत स्पीड ब्रेकर हैं, उनमें बहुत एक्सीडेंटल जोन है जो कांग्रेस को वर्षों से समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जाट जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, 1,500 लोग जो है बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, अब वैसे ही लोग कम हैं और आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो कैसे काम चलेगा? नवीन जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहे अखिल भारतीय स्तर पर बात कीजिए या मध्य प्रदेश के स्तर पर बात कीजिए, चूंकि मास बेस्ड पार्टी है और जन जन की पार्टी है, इसलिए संख्या कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ बता देता हूं। और चूंकि मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी का नेतृत्व है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है, इसलिए चूंकि बहुत बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर चुनाव ये जो आपने बेस लिया है, कौन सा बेस है आपका? मास बेस जी। तो ये बेस तो अब नहीं बचा है, क्योंकि मास बेस मतलब अगर मास बेस होता और पब्लिक उसको आपको एंडोर्स करती। नहीं, तो कैडर बेस का क्या मतलब है? आप थोड़ा सा कैडर बेस समझाइए। मैं उससे कैडर बेस और मास बेस में मेरी बात मैं बताता हूं। नहीं, कैडर बेस उनसे समझेंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। ना मुझे मास बेस समझ में आता है ना कैडर बेस समझ में आता। मुझे तो ये समझ में आता है कि जनता जिनके साथ खड़ी, कैडर वो समझाएंगे। गोविंद मालू जी, मैं थोड़ी वो उसकी शाखाओं में गया हूँ या मैंने पंचनिष्ठा और रीति नीति, आपने उसको थोड़ा अलग अंतर से ले लिया। लेकिन आपने कहा जैसे मास बेस, तो जिसके साथ मास अपील कनेक्ट करती हो। नहीं, देखिए क्या है कि एक आर्टिफिशियल मुद्दों के साथ लोगों को लगातार जागरूक करके और उन मुद्दों, छद्म मुद्दों के माध्यम से अभी चीजों सर पर 130 साल पुरानी पार्टी है। अब ये 130 साल पुरानी पार्टी कम से कम 1,30,000 बार कह चुकी होगी हम मास बेस पार्टी हैं जी। और मुझे ही नहीं पता कि मास बेस का क्या है, आज समझ लेता हूं। मैं वही बता रहा हूं कि सर, मास बेस का अर्थ ये है कि जनता के अंदर से चीजें आती हैं और भारत के लोगों ने जब भारत का जो संविधान है उसके अनुरूप जो देश के निर्माण की बात है, चाहे हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, चाहे हम समानता की बात करें, चाहे हम स्वतंत्रता की बात करें या बंधुता की बात करें, इन सारे जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के साथ हम विकास की बात, चाहे मानवीय विकास हो या अधोसंरचनात्मक विकास हो, उन विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है, जहां सबके साथ मिलकर रहने वाली विचारधारा है। ये वाला मास बेस की परिभाषा समझने के लिए टाइगर बाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत टिपिकल परिभाषा, आपने आम आदमी कहां समझ में आ रही है? समझेगा, ये आर्टिफिशियल मुद्दे लेकर नहीं जाते हैं, हम मुद्दे बनाकर नहीं जाते। रघुआ है ना, रघुआ, मैं तो उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं जो ये जो एक एलाइट कैडर है ना ये टीवी चैनलों का, मैं उसका व्यक्ति हूं नहीं, मैं तो रघुआ वाला हूं। और वो रघुआ परेशान है क्योंकि वो तो कि आप कहते हैं संगठन नहीं है, आप कहते हैं कैडर नहीं है, फिर कौन लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं हर चुनाव में? मैं मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा से आता हूं, जहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, और उस जगह पर आप परिस्थितियों को देख लें, उसके बावजूद भी कौन लोग हैं जो 60,000 वोट दे जाते हैं कांग्रेस पार्टी को?
कौन लोग हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो वो जनता है अरे वो जो ये चाहती है कि भारत के संविधान के साथ खड़े रहना है, कौन लोग हैं? सच के साथ खड़े रहना है। उतने लोग और ढूंढो जिसमें हार जाएं वो, वहां तो कितना बड़ा सवाल है। हार जीत अलग विषय है सर। आदरणीय कमलनाथ जी ने नगरीय निकाय के लिए भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी। ऐसी बातें मत करो। इस देश में जेसीबी चलती है ना, 60 आदमी वहां खड़े हो जाते हैं, जेसीबी खोद रही। मतलब ऐसे मत करो, ऐसे मतलब 130 साल पुरानी पार्टी और 60,000 वोट आ जाते हैं, ये भीड़ की बात मत करो। मैं सीरियसली कह रहा हूं, अभी कभी जेसीबी खुदाई देखना, कम से कम 50-60 आदमी सिर्फ खुदाई हो रही है, जेसीबी सड़क खोद रही है, 60 आदमी से देख रहे हैं। कैडर और मास का मैं अंतर बता रहा हूं कि अलग-अलग विधानसभाओं की मालू जी से बात कर लेता हूं। मालू जी, ये मास का तो अंतर जो है, मास को जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मास बेस कैसे है, वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, होगा 2-3-4 चर्चाओं में हो जाएगा। लेकिन आपका कैडर का क्या सेंस है, और अगर कैडर है तो 2,500 बागी कैसे हैं? पुरोहित जी, कैडर बेस और मास बेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस तो ट्रेडर बेस और लॉस बेस पार्टी। क्योंकि इसी जमाने में कैडर हुआ करता था, मॉस भी हुआ करता, लेकिन जब से ट्रेडर आए हैं तब से वो लॉस में चले। तो जब आपके पास पहरुए होंगे, जब आपके पास संदेश पहुंचाने के लिए लोग होंगे, वो कब होंगे? जब वो खुद संतुष्ट होंगे, जब उनका अनुभव होगा सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार की जो जन कल्याण की नीतियां हैं, उनसे यदि वो लाभान्वित हो रहे हैं तो वो दूसरों को समझाएंगे, और तभी वो मॉस बेस बनती है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। ये कैडर बेस पार्टी, ये विचार वाली पार्टी, किसी एक वंशवाद, किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं। कांग्रेस एक समय विचार की पार्टी थी। धीरे धीरे जब इंदिरा जी का उदय हुआ तब वो केवल एक परिवार तक सीमित रह गई। और आपको याद है कांग्रेस तो कब की खत्म हो गई। कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ, तब वो संगठन अलग रह गया, सत्ता अलग रह गई। उसके बाद वो इंदिरा कांग्रेस, कांग्रेस ई, तो याद हो तो कांग्रेस ई थी वो पंजा चुनाव। खैर, वो एक इतिहास की भी बात है, विश्व की वर्तमान की बात हम करें तो कांग्रेस अब ऐसी पार्टी है जो केवल बेटा बेटी, माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई है। इसमें किसी की आवाज, किसी नेता का निर्माण, उसकी कोई संभावना और गुंजाइश नहीं। न किसी लीडर का कोई ऐसा मॉस बेस्ड लीडर उनके पास है जो देश भर में जाकर अलग जगा सके, बोल सके। मालू साहब, कांग्रेस की तो हमने मान लिया, आपने जो कहा मान लिया कांग्रेस को आपने बड़ा अच्छा नई संज्ञा दी, नए शब्द दिए। ये आपका बाक चातुर्य और अनुभव है कि ट्रेडर बेस और लॉस बेस है। लेकिन जो आप तो चूंकि सुसज्जित हो सारे अनुभवों से, संस्कारों से, रीति नीतियों से, ये जो 2,500 हैं ये बागी कहां से हो गए? देखिए पुरोहित जी, पार्टी जब बड़ी होती है उसमें संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं, और उसमें जो कैडर होता है उसमें एक जैसे लोग, एक पद के लिए 10 लोग उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहां इच्छा व्यक्त करते हैं, वहां पर लड़ने की तमन्ना जाहिर करते हैं। उसमें से एक ही व्यक्ति को मिलता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति को लड़ाया जा सकता है। बाकी लोगों के लिए संगठन में बहुत सारे काम है। लेकिन जब ये पार्टी बड़ी हो गई, छोटे चुनाव में महत्वाकांक्षा भी ज्यादा होती है, तो वो बागी से मतलब ये है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त करते करते, हो सकता है कहीं समझाइश में कमी रह गई हो, कहीं कोई निर्णय में कहीं अनुकूलता ना हो, तो इसका होता है कारण। मैं नहीं मानता कि हम सब कुछ सारा निर्णय, क्योंकि हर कोई निर्णय प्रदेश तक नहीं आता है, संभागीय, जिले, जिला की समिति वो निर्णय करती है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वो मानता है कि आज नाम वापसी के दिन बहुत सारे नाम वापस हुए, और यदि कुछ बच भी गए होंगे तो वो समर्थन में अपना नाम वापस ले लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के साथ, उस प्रक्रिया के साथ वो खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। ठीक है सर, प्रतिक्रिया ले लेता हूं अब दोनों लोगों की बातों पर। संदीप साहब, मास बेस और कैडर बेस दोनों में जो बगावत का फेस है वो स्पष्ट है। हजारों की संख्या में बागी हैं, और आनंद जी ने समझाया कि वो मास बेस कैसे हैं,
और चूंकि कैडर बड़ा है तो बात तो यहीं आती है अनुशासन की। सभी चाहते हैं कि वो इंडिया की टीम में खेलें, कुछ ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा में ही बैठे रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन बात है बगावत की। अब बगावती तेवर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, राजनीति में हिस्सेदारी ये एक बड़ा मसला रहता है जो भी राजनीति में आता है। कोई कहे कि हम महत्वाकांक्षा लेके नहीं आए तो मैं उसे नहीं मानता। ये जरूर अलग बात है कि विधायक और सांसद ये कहने लगे हैं कि हम तो सेवा के लिए आए हैं, लेकिन वो सेवा करते करते साइकिल से बड़ी गाड़ियों पर कब आ जाते पता नहीं चलता। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही बागियों की, नवीन जी, बागियों का जो मसला है मैं ये मानता हूँ कि उसी हिस्सेदारी के चलते बागी तैयार हुए हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। और ये असंतोष है जो कार्यकर्ता के अंदर, वो चुनाव लड़के दिख रहा है। और ये भी आप मान के चलिए कि जो नतीजे आएंगे नगर पंचायतों के या नगर सरकार के, वो दोनों दलों के लिए बड़े नुकसानदायक होने वाले हैं। क्योंकि बगावत वो कौन करता है? कोई अनजान आदमी नहीं करता। बगावत वो करता है जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम करता रहता है, भले उसका 10वां नंबर हो टिकट चाहने वालों में। वार्ड में मान लीजिए 10,000 वोटर हैं, हो सकता है उसकी 500 तक पहुंच हो, लेकिन उसका एक अपना वोट बैंक होता है, इसीलिए वो आकांक्षा लेके चलता है। जब आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाते, मालू जी भले कह रहे हैं कि संगठन में काम है ये, लेकिन संगठन में कितने लोगों को आप काम देंगे? सत्ता की हिस्सेदारी जो है नवीन जी, वो हर नेता चाहता है, क्योंकि सत्ता में जो मलाई है वो कहीं और जगह नहीं है। संगठन में वो मलाई नहीं है, संगठन में काम है। लिहाजा इन दोनों दलों ने अपने असंतुष्टों को नहीं मनाया है। कोई मास बेस हो सकता है, कोई केडर बेस हो सकता है, लेकिन बगावत ने यह बता दिया है कि दोनों तो नहीं दिख रहे हैं। अभी दोनों के बेस जो है हिला दिए हैं। आनंद जी, अप्रोच की एक बात है, किसी भी विषय पर अप्रोच एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। कांग्रेस की मुझे अप्रोच कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अप्रोच में समस्या है। जैसे हम सब के पास लाइव में फ़ोन है, आजकल फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो मेरे पास, मैं भी रखता हूं कि मेरे पास कभी कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन हो जाए तो मैं मैसेज कर देता हूं, क्योंकि मेरी अप्रोच ये कहती है कि लाइव में फ़ोन पे बोलेंगे तो सैटेलाइट चैनल पे पेनल्टी लग जाती। कांग्रेस की अप्रोच बाहर निकालना कोई अप्रोच थोड़ी है सर। बगावतियों को बाहर निकाल दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वो आप कांग्रेस की अप्रोच बिल्कुल आपके अप्रोच की तरह है, फ़ोन उठा लें जैसी। तो आपको नहीं लगता कि अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है? भाई वो तो सरकार में है, सत्ता उनके पास है, मलाई उनके पास है, आपके पास तो संघर्ष है। अगर संघर्ष में भी लोग बगावती हो गए तो सत्ता की मलाई की लालसा परिलक्षित होती है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की आज जो अप्रोच है, उस अप्रोच पर का इस समय कोई सानी नहीं है, चूंकि कार्यकर्ता लंबे समय तक मेहनत करता है और उसके बाद दावेदारी करना उसका हक बनता है। पर चूंकि एक जो चुनाव क्षेत्र होता है, उस चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी के पास ये सीमा होती है कि वो एक ही व्यक्ति को उनमें से टिकट दे सकती है। तो अभी हमने मनाने की कोशिश की है, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की है, बहुत सारे लोग मान गए हैं, जो नहीं माने हैं उनसे मौखिक और सैद्धांतिक सहमति भी लेंगे। लेकिन जब बिल्कुल अंततोगत्वा ये है तो हमारा जो वोटर है, उस वोटर को ये संदेश तो देना होगा ना कि हमारा केवल सिंबल जो है वो हाथ का पंजा है, इसके अलावा कोई नहीं है। वही प्रत्याशी है और वही चुनाव चिन्ह है, वही हमारे लिए चुनाव जिताने का साधन होगा। तो ये संदेश देने के लिए पार्टी जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो अपनाती है, और ये केवल कांग्रेस नहीं अपना रही है। अभी हो सकता है कि हम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर टीवी डिबेट पर ऐसे ही किसी विषय पर होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि निष्कासन किस पार्टी से ज्यादा हुआ है। तो वो एक अलग मसला है। दूसरी बात, आदरणीय मालू जी के बारे में कहना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी बुआ जो है वो राजस्थान में विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं,
वो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं है, ये बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है। सुमन शर्मा जी ग्वालियर की जो मेयर हैं, उनके ससुर जो हैं वो महापौर रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं आता है, उसमें परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है। और जेपी नड्डा जी भोपाल आए थे। मैं मालू जी से पूछना चाहता हूं, मालू जी कल का अखबार पढ़ा है? परसों का तो पढ़ा ही होगा, नरसों का पढ़ लीजिए। अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के नाम पर टिकट दिए हैं। ये यहां टीवी पर बोल देना वंशवादा और ये सब बोल देना बहुत आसान है, लेकिन जो कविता पाटीदार जी हैं, उनके पिताजी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, और आज विश्वास सारंग, कैलाश सारंग जी के पुत्र नहीं है क्या? सकलेचा जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? परिवारवाद पर भाषण मत दीजिए। पंकज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, परिवारवाद पर भाषण मत दीजिए ना सर। किस तरह की बातें आप करते हैं? मतलब मायावी भाषा में निर्लज्जता के साथ बोलना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बखूबी आता है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं इन चीजों से। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। परिवारवाद पर भाषण नहीं दीजिए, कोई दूसरा टॉपिक देखिए सर। नवीन जी, परिवारवाद तो कांग्रेस में मैं फिर खंडन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में उसके पहले जितने इन्होंने उदाहरण दिए, ज्योतिरादित्य जी तो अभी आए, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो अपना काम करते करते जनता में स्वीकार्यता, 4 बार के सांसद हैं, उस सांसद को आप परिवारवाद कह देंगे जिसे जनता ने चुना है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। मान ली आप सहमत मान लिया ना, अब इनके बोलने नहीं, मान ली। अरे मैंने आपकी बात से सहमति, मालू जी कोई आपसे सहमत होने के लिए थोड़ी आए, आपने अपनी बात रखी, मालू जी अपनी रखेंगे, जनता अपनी समझ। आपको तर्क सहित बात करूंगा, लेकिन अच्छी अच्छी डिबेट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। अरे मैं कह देता हूँ मालू जी की बात से आनंद जाट जी सहमत नहीं है। दर्शक ध्यान दें, मालू जी की बात से आनंद जाट जी सहमत नहीं। अब मालू जी, मैं कह रहा हूँ ये परिवारवाद, गांधी परिवार जिसने कोई जमीन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वार्ड से काम किया, किसी विधानसभा का चुनाव और पैराशूट लैंडिंग कर दी। तो ये पैराशूट लैंडिंग हमारे यहाँ नहीं होती है कि बिना किसी योग्यता के उसको आगे बढ़ा दिया जाए। योग्य होता है, जनता अपने आप स्वीकार करती है, वही के लोग डिमांड करते हैं। तो देखिए, इसको हम परिवारवाद नहीं करते। तो स्वाभाविक तो नेता बन रहा है, हाँ, हम अगर उसकी नियुक्ति करेंगे, यदि हम उस परिवार के कारण नियुक्ति करें तो गलत हो सकता है। दूसरी बात यह कि जीतने के लिए टिकट दिया है, हारने के लिए कोई टिकट नहीं देता है। जहां पर भी संभावना जो होगी जीत की, उनको ही टिकट दिया जाएगा, और उसमें कोई परिवारवाद का सवाल नहीं। उसकी अगर लोकप्रियता इतनी है तो उसको कैसे दरकिनार किया जा सकता? परिवारवाद तो वो है कि एक वंश, एक परंपरा, एक गांधी परिवार, बस नेहरू गांधी परिवार, उसके अलावा वहां पर न तो और किसी का वजूद है। नरसिम्हा राव आए चले गए, सीताराम केसरी की क्या दुर्गति की, ये इनसे पूछो। और आज भी फ्रेंचाइजी बढ़ रही है, कोई योग्यता के आधार पर आपके नियुक्तियां नहीं हो रही है, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू एक छोटी सी कार्यकर्ता को राष्ट्रपति बना रहे हैं हम। आपके यहाँ हो सकता है, संभव ही नहीं है। आपके यहाँ तो जो कांग्रेस पार्टी का ही संविधान बनाया हुआ है, वो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया, जिसकी वजह से नीलम संजीव रेड्डी के साथ क्या हुआ था बताएं जरा। कैसे इंदिरा जी ने वीवी गिरी को जिताया था अंतरात्मा की आवाज पर। ये पार्टी वैसी नहीं है श्रीमान, ये पार्टी वो है जिसमें विचार सिद्धांत उसकी बात की जाती है। कई लोग टिकट मांगते हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है, कई हो सकता है कई निर्णय भी होते हैं, ये मानव है, कभी कभी निर्णय में चूक भी हो जाती है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो कोई सब कुछ। मैं इससे बिल्कुल भी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, जेपी नड्डा जी का चुनाव के ठीक पहले आना, एक व्यक्ति एक पद, और नेता पुत्रों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा, और एक एज फैक्टर पर भी बात की, और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन चुनावों में देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से टिकट फाइनल करने में भारतीय जनता पार्टी को ये पसीने आ गए, क्योंकि नड्डा जी के उस डिसीजन के बाद बहुत ज़्यादा समय सीमा नहीं थी।
तो ये जो डिसीजन है आज अगर इन्होंने किए हैं कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, और अगर कोई परिवार से एक व्यक्ति है जो स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने फिर अपने बेटे के लिए ये कहा कि वो राजनीति में अभी नहीं आएंगे। मुझे लगता है किसी भी दबाव में, किसी भी परिस्थिति जन्य कारणों से ये कहा हो, लेकिन अब राजनीति में जैसे आपने कहा कि हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, नए लोगों को मौका देने के लिए आपको ऐसे कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे, भले ही वो किसी भी वजह से लिए गए हों। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करें। नवीन जी, राजनीति में संदेश का बड़ा मतलब होता है, जो जनता तक संदेश जाता है। बीजेपी ने इस चुनाव से पहले जो फैसला लिया परिवारवाद का, नेता पुत्रों का या एज फैक्टर का, कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता के बीच ये संदेश गया कि हमें मौका मिल सकता है। मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन नवीन जी उन नए कार्यकर्ताओं के लिए, उन नए दावेदारों के लिए एक सकारात्मक संदेश था। उनके अंदर एक भावना जागी कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है 2-4 लोग परिवार के हों, ऐसा हो, लेकिन अगर कांग्रेस भी, मेरा यह मानना है कि इस तरह के फैसले ले, तो राजनीति में लड़ाई आप तभी लड़ सकते हैं जब आप जनता को मैसेजिंग कर पाएं। अगर आप संदेश नहीं दे पाते हैं जनता को, तो वोट मुझे लगता है बहुत आसानी से नहीं मिलता है। और कांग्रेस को भी उसी लाइन पर मेरा यह मानना है कि नए चेहरों को ज्यादा मौका देने की जरूरत थी बनिस्बत पुराने और जिताऊ उम्मीदवारों। अब राजनीति में तो चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि नए कार्यकर्ताओं को भी आपको जगह देनी पड़ेगी, तब आप जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा पाएंगे। जी, बिल्कुल समय सीमा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ है, तो मेरे को बिल्कुल निर्देशित हो गया। इसके बाद बैक टू बैक प्रोग्राम है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में इस समय नगरीय निकाय चुनावों में बगावत भारी है, बावजूद इसके अब प्रचार भी जारी है। दोनों दल कह रहे हैं कि उनकी पुख्ता तैयारी है, जनता ही तय करेगी कि ये हमारी है या तुम्हारी है। जनता तय कर देगी, जनता ये निर्धारित कर देगी कि बागी हों, दावेदार हों या कोई और हो, दोनों दलों के जो लोग हैं, दोनों दलों के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों दलों के जो चुनाव में तमगा लेकर उतरे हैं, वो प्रतिनिधि, वो कैंडिडेट, वो प्रत्याशी अगर जनता के अनुकूल होंगे तभी जनता उनके साथ जाएगी। तो नगर गांव की सरकार जो है किसके पक्ष में बनती है और किसको फिर से आईना दिखाती है, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।